अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। हम आज इस बारे में बहुत गंभीर परिचर्चा करने वाले हैं। अगर आपके घर में बच्चे हों तो आप कृपया ये डिबेट बहुत सावधानीपूर्वक सुनें और देखें। बहनों भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एक रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। अभी हम कोरोना के संकट से निजात भी नहीं पाए थे कि ये बुखार उत्तर प्रदेश के जिलों जिलों में फैल चुका है। गोरखपुर से लेकर मथुरा तक इस बुखार ने कहर मचा रखा है और इस बुखार से बड़े बुजुर्ग कम, छोटे बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। कोई इसे डेंगू बता रहा है, कोई इसे मलेरिया बता रहा है, कोई इसे जैपनीज इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार बता रहा है। लेकिन यह बीमारी बहुत ही रहस्यमयी है। इसके सिम्टम्स पता नहीं चल रहे हैं और बड़ी संख्या में इन जनपदों में जिनका मैंने जिक्र किया, विशेष तौर पर फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, इन जनपदों में तमाम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर जो बच्चों के आईसीयू वार्ड और नॉर्मल वार्ड हैं, खचाखच भरे हुए। ये किस प्रकार का बुखार है? ये किस प्रकार का संकट है? कोरोना की तीसरी लहर से क्या इसको आहट माना जाए? इसको हमें किस प्रकार से समझना चाहिए? अब तक विशेषज्ञों की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए बाकायदा टीम 9 का गठन किया गया था महामारी के वक्त। उसकी भी कोई ओपिनियन अब तक हमारे समक्ष नहीं आई कि ये आखिर है क्या, बच्चों को ये बुखार क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। फिरोजाबाद में तो ऐसी स्थितियां रही बहनों भाइयों कि परिवार में बच्चे के बच्चे साफ हो गए। एक एक घर से 2-2, 3-3 बच्चों की मृत्यु हो गई। गोरखपुर में जैपनीज इंसेफेलाइटिस इतना ज़्यादा फैला हुआ है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर क्षेत्र में, कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां जैपनीज इंसेफेलाइटिस का इलाज होता है, वहां पर बच्चों का वार्ड खचाखच भरा हुआ है। वहां का आईसीयू, वहां की तस्वीरें लेने की इजाज़त नहीं है, वहां कैमरे लेकर आप जा नहीं सकते और एक एक बेड पर बताते हैं। और ऐसी चर्चा है कि 3-3 बच्चे पड़े हुए हैं, बच्चों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। यह किस प्रकार की बीमारी है जो हमारे बच्चों तक पहुंच आई है? क्या ये वही तो नहीं है जिसकी हम आशंका कर रहे हैं? क्या ये वही तो नहीं है जिसने दूसरी लहर में हमें पस्त किया था? जवाब अभी खामोशी में है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे बच्चों को हो, युवाओं को हो या बुजुर्गों को हो, माताओं बहनों को हो या पुरुषों को हो, कृपया आप आरटी-पीसीआर का टेस्ट जरूर कराएं। कोई लाख मना करे आपको, लेकिन आप टेस्ट जरूर कराएं। क्योंकि मैंने देखा है कि कोरोना ने अपने के वेरिएंट इतने बदल चुके, इतने रूप म्यूटेंट होकर इतने रूप बदल चुका है, इतने प्रकार बदल चुका है कि हम और आप और मेडिकल साइंस भी आसानी से उसको पकड़ नहीं पा रहा है। कई बार आपका आरटी-पीसीआर निगेटिव आता है, लेकिन सिम्टम्स आपको वही सब होते हैं जो सिम्टम एक कोरोना पेशेंट के होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग या टीम 9 अधिकृत तौर पर कह सकती है कि उसने इसकी प्रॉपर जांच कराई है कि ये कोरोना नहीं है? क्या इसको लेकर विशेषज्ञों ने या लेबोरेटरीज में या विशेषज्ञों ने कोई शोध किया है ताकि हम ये जान सकें कि हमारे बच्चों को ये बीमारी अचानक से क्यों हो रही है? और ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में ऐसा होता है, क्योंकि हमने कोरोना के दूसरी लहर के दौरान जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में होते हुए देखा है वो बहुत चिंताजनक बात है। और मैं फिर से अलार्म बेल बजा रहा हूं और आपको फिर से सावधान कर रहा हूं। बहनों भाइयों, कृपया सावधान हो जाइए। ये बीमारी कुछ भी हो सकती है। मैं ये दावा नहीं करता कि ये कोरोना होगा, मेरे पास इसके कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना है। इस बात के कोई शोध भी कोई सरकार नहीं करा रही है कि ये कोरोना नहीं है। और अगर नहीं है कोरोना तो कृपया इसकी शोध रिपोर्ट और विशेषज्ञ और उत्तर प्रदेश की सरकार आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को इस बात की सूचना दे, क्योंकि 16 अगस्त से आपने स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं। और मैंने 2 डिबेट प्रारंभ में इसके पहले भी की थी, तब इस बात की आशंका जताई थी कि अगर ये बीमारी बच्चों में फैली तो हमें इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम एक सीमित संसाधन वाले लोग हैं। हमने देखा है दूसरी लहर के हालात क्या थे, और अगर ये बीमारी हमारे बच्चों में फैली तो हम इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? मेरी चिंता इस बात को लेकर है। जो गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस वक्त के दृश्य हैं, वहाँ उसको फिल्माया नहीं जा सकता, वहाँ कैमरा ले जाने पर मनाही है, लेकिन वहाँ भी हालात खराब हैं। फिरोजाबाद में भी स्थिति गड़बड़ है, मथुरा में कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, कानपुर में भी स्थिति ठीक नहीं है।
ये तो प्रारंभिक रिपोर्ट हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं। हो सकता है कई और जनपदों में इस तरह की बीमारी फैली हो। और जो मेरे भाई बहन 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की ये डिबेट देख रहे हैं, कृपया वो भी अपने जनपदों से रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर बताएं अगर उनके जिले में बच्चों के बुखार इस तरह का फैला हुआ हो। यह बेहद चिंता की बात है और हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को इसके उपायों पर भी बल देना चाहिए और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें बच्चों को बचाना है। कुछ बयान सुनिए। डेंगू बुखार था। कितने दिन से बीमार था? 5 दिन हो गए। 5 दिन से कोई आराम नहीं मिल रहा था? कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो मरीज ने भर्ती करा, वहाँ कोई डॉक्टर देखभाल नहीं करते हैं। सरकारी में कोई देखभाल नहीं? रात को डीएम साहब को भी फोन किया था, तो उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, तब आए थे डॉक्टर। प्रदेश के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन यह जब भी सीजन चेंज होते हैं तो इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठाए गए। अभी मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति जी को घुमाने में व्यस्त हैं। इन जनपदों में जहां बच्चे मर रहे हैं अकारण बीमारी के नाते, उसके इलाज के प्रबंध के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। डेंगू के नाते भी, इंसेफ्लाइटिस के नाते भी और अन्य संक्रमण बीमारी के नाते ये मौत हो रही है। इसके जिम्मेदार स्वतः मुख्यमंत्री हैं। 7 दिनों के अंदर में 50 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, या तो डेंगू से हुई है, मलेरिया से हुई है। क्योंकि वहां गंदगी बहुत है, लगातार बच्चों की मौतें हुई है। सरकार इस पे चुप्पी साधे है, क्योंकि सरकार को इस पे चर्चा नहीं करनी। सरकार इधर उधर की बातें करती है। कमाल की सरकार है, सत्ता की भूखी है, लेकिन बच्चों की जिंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित पुरी बीजेपी से हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर एसएनएस यादव फॉर्मर सीएमओ हैं लखनऊ के, और मेरे साथ फिरोजाबाद का एक पीड़ित परिवार भी इस डिबेट में शामिल है, जिनके जिनके घर के बच्चे की मृत्यु इस रहस्यमयी बुखार के चलते हुई है। डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी भी मुझे जुड़ चुकी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं SGPGI के, और डॉक्टर DK गुप्ता निदेशक हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। काफ़ी दिनों के बाद मेरे साथ डिबेट में जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर SNS यादव जी कि ये किस प्रकार का बुखार है और ये किस प्रकार की बीमारी है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है कि मैं इसे कोरोना कह सकूं, लेकिन सरकार के पास भी कोई प्रमाण और कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना नहीं है। ये बीमारी बहुत पहले से इस तरीके से आती रही है। हम लोग मई के आखिरी सप्ताह से ही संचारी रोग माह मनाया जाता था और संचारी रोगों की तैयारियां की जाती थी। आज के जो 2 साल पहले हम लोग जो तैयारी करते थे और आज जो तैयारी हुई है, इसमें बहुत अंतर है। इस समय जो बुखार मुख्य रूप से फैल रहा है, एक तो आप कोविड-19 का कह सकते हैं कोरोना, दूसरा हमारा डेंगू है, जापानी एन्केफेलाइटिस है, मलेरिया है, टाइफाइड फीवर है, चिकनगुनिया है। अगर इन सभी का सही समय पर निदान नहीं किया गया है, सही समय पर जांचें नहीं हो पाई, सही समय पर डायग्नोसिस नहीं हुई और अर्ली ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो ये मौत का कारण ये सारी। डॉक्टर साहब, डिबेट में आने से पहले मैंने 10 ऐसे परिवारों से बात की विभिन्न जनपदों में जिनके घर के बच्चे या तो हॉस्पिटल में भर्ती या उनके बच्चों की मृत्यु हुई है। मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं जो परिवार के लोगों ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि उनके बच्चे को तेज बुखार, डिहाइड्रेशन, झटके लगना और बहुत तेज फीवर आना। ये जो आप लक्षण बता रहे हैं ब्रिजेश जी, ये ज्यादा फिट हो रहे हैं जापानी एन्केफेलाइटिस या वायरल फीवर में, और वायरल फीवर में भी अर्ली ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें भी ऑक्सीजन की कमी होती है। अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए, झटके का इलाज किया जाए, मरीज को बुखार से रोका जाए तो मृत्यु को। और ये जो खबरें आ रही हैं ये बेसिकली पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का इलाका है उसमें गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर जैसे जनपद सम्मिलित हैं। नहीं, जिन जिलों का आप नाम ले रहे हैं, सब जिलों में करीब करीब मेडिकल कॉलेज हो गए हैं जहां RT-PCR लैब एक्टिव हैं जी, और एलाइजा रीडर भी है।
तो हम डेंगू का, मलेरिया का, टाइफाइड का, ये सब की जांचें, कोरोना की सब जांचें संभव है। बस जागरूकता फैलाने की जरूरत है जनता में जाकर के कि जो ही बुखार आवे। थैंक यू सीएमओ साहब। मैं डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी को जोड़ना चाहता हूँ। एसजीपीजीआई की बहुत ही जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम के लिए, समय देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल के तकरीबन 12 जनपद, मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ और उसके अलावा कानपुर, इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा जैसे जनपदों में बच्चों में एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है। उन्हें तेज बुखार, डिहाइड्रेशन, झटके लगना, प्लेटलेट्स गिरना बड़ी तेज़ी से हो रहा है और बड़ी तादाद में बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जी जी। तो देखिए, इन सब चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा कि ये मॉनसून सीज़न है और मॉनसून सीज़न में कई बीमारियां अदर दिन कोरोना आती हैं। जैसे कि डेंगू तो आती ही है, टाइफाइड आती है, मलेरिया आती है। 2 और ऐसी डिजीज़ेस हैं जो करीब करीब हमारे 23 स्टेट्स में इस समय फैलते हैं। मतलब एंड ऑफ अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर तक, नवंबर तक जाती हैं ये, जिनका एक को हम स्क्रब टाइफस कहते हैं और दूसरे को हम लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं। तो ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ये वायरल डिजीजेज नहीं हैं और ये कई बार काफ़ी सीरियस टर्न ले लेती हैं। जैसा कि अभी फिरोजाबाद के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो इनमें आपको ना कोरोना पॉजिटिव मिलेगा, ना डेंगू पॉजिटिव मिलेगा, ना टाइफाइड पॉजिटिव मिलेगा और मलेरिया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैडम, मैं एक सजेशन ये देना चाहता था जो है कि ऐसा क्या नहीं हो सकता कि हम एक RT-PCR टेस्ट करें या इस पर कोई अनुसंधान हो, रिसर्च हो कि आखिर ये बच्चों में इस तरह का, क्या हम सिर्फ ये मान लें कि ये वायरल डिजीज हैं? इसके लिए नहीं, इसके लिए टेस्ट हैं। इसके लिए एलाइजा टेस्ट है, PCR टेस्ट है और कई बार जहाँ पे स्किन में अगर कोई रैश आ जाए तो वहाँ से भी एक बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक कीटाणु है जो आपके करीब खटमल जैसी चीज़ होती है, उसके अंदर होती है बैक्टीरिया ये, और उसके काटने से ये फैलता है। तो मॉनसून सीजन में ये घास जो बड़े हो जाते हैं, चारों तरफ श्रब्स जो बुशेस फैलते हैं, इनमें हम लोग चलते फिरते हैं तो इनमें ये माइट होते हैं। हमें किस प्रकार की चिंता मैडम करनी चाहिए? और ये बॉडी से अटैच हो जाते हैं। देखिए, प्रिकॉशन की बात जहां आती है वहां हम कहेंगे कि फुल स्लीव्स पहने, पैंट और वो शर्ट फुल स्लीव्स पहने, बच्चों को भी फुल स्लीव्स पहनाएं, खाली पैर घास पे ना निकलें जहां तक हो सकेगा जी। और DEET अगर स्प्रे हो जाए अच्छा रहेगा, पर इसका तो बहुत तगड़ा इलाज है। एक एंटीबायोटिक है डॉक्सी के नाम से, वो डॉक्सीसाइक्लिन अगर आप दे देते हैं तो बुखार टूट जाता है। इसको ज्यादा बढ़ने ही ना दिया जाए कि 10-10 दिन का बुखार हो गया और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। हाँ, करेक्ट। डॉक्टर DK गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं और कोरोना के वक्त इन्होंने बहुत लोगों की मदद की और चैनल पर आकर उन्होंने मुफ्त लोगों को बहुत अच्छे मशवरे दिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गुप्ता कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इस बुखार को कोरोना कह सकूं, ना मेरे पास कोई प्रमाण है, लेकिन मेरे पास नीति आयोग और ICMR और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट ज़रूर है जो ये कहती है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने कोरोना को लेकर बहुत घातक हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का टीम 9 ने भी अभी तक ऑफिशियली इसे कुछ स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मेरे पास भी मानने के लिए अभी प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये कोरोना है। लेकिन ये है क्या? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य ने बताया कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का मानसून का जो सीजन होता है, जो मानसून में चौमास जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें बारिश की वजह से जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीजें वो बढ़ जाती हैं। वेक्टर बॉर्न मतलब जो मॉस्किटो के द्वारा जो फैलती हैं। जो डेंगू की बात करें, डेंगू फीवर भी एक फीमेल मॉस्किटो एडिज है, इजिप्टियाई, उसके थ्रू फैलता है और ख़ास करके डे टाइम में फैलता है। और आजकल इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो घरों में, घर के बाहर बहुत जगह क्लीन वाटर स्टेगनेंट हो गया और क्लीन वाटर के अंदर ही पाया जाता है और डे टाइम में बच्चों को काट सकता है या हमें किसी भी ह्यूमन बींग को काट सकता है। और जो भी इन्फेक्टेड अगर ह्यूमन बींग है उससे वायरस मॉस्किटो का मच्छर के अंदर जाता है, वहाँ रेप्लिकेट करता है और दोबारा वो और किसी को काटता है तो उसके अंदर पहुँच जाता है। नॉर्मली 8 से 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब
अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया है तो भी 8-10 दिन तक आपको पता नहीं लगेगा कि वायरस जो है अंदर आपके बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहेगा। उसके बाद आपको सिम्टम्स आते हैं। खास बात क्या है जो हम लोग को पता होना चाहिए, डेंगू फीवर भी 3 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल डेंगू माइल्ड फीवर होता है, दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो 90% केसेस में नॉर्मली डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू माइल्ड फीवर होता है। और इसके भी 4 सीरोटाइप्स होते हैं डेंगू के, 1, 2, 3, 4। चारों की मॉर्टेलिटी, चारों की सीवियरिटी अलग अलग होती है। एक सीवियर सवाल इस बात का है कि हम ये कमतर क्यों आंक रहे हैं इस बात को कि ये कोरोना नहीं है, जबकि हम मैंडेटरी RT-PCR बच्चों का नहीं करा रहे हैं। मेरा ये मत है, व्यक्तिगत मत है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और मैं फिर कहता हूँ मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात का, लेकिन हम इन बच्चों का RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपकी क्वेरी बिल्कुल वाजिब है, बट लेकिन जो भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उन सभी बच्चों का एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट करा गया। किसी का भी एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। तो हमने कोविड को पहले रूल आउट कर लिया, क्योंकि कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं किसी भी वायरल फीवर के सिम्टम्स नॉर्मली सिमिलर होते हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, उसमें फीवर है, बॉडी एक है, हेड एक है। सर मेरी चिंता इस बात की है कि कुछ माता पिता ने ये शिकायत की कि उनके बच्चे के ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? डेंगू में तो ऐसा होता नहीं। तो वही तो मैं बता रहा हूं। तो ये क्लिनिकल चीज समझिए कि 3 तरह का फीवर होता है। 90% तो डेंगू माइल्ड फीवर होता है, इसमें बुखार होगा, बदन दर्द होगा, सर दर्द होगा, और आप मरीज जो है 8-10 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में या बड़ों में डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, मतलब उसमें हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसमें स्किन में चकत्ते पड़ना, वॉमिटिंग होना, नौजिया होना, पेट दर्द होना। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, जो कुछ भी ये चल रहा है, मतलब हमें चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब दिक्कत ये हो रही है कि इसकी लेट डायग्नोसिस हो रही है। अगर इसकी टाइमली डायग्नोसिस हो, टाइमली ट्रीटमेंट हो, तो मृत्यु दर लेस देन 1% है। अगर आपने टाइमली डायग्नोज नहीं किया और टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसमें मृत्यु दर 20 से 50%। सर मैं आपको फिरोजाबाद लेकर चलता हूँ, वो जिला है जहां तमाम बच्चों की जान पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में जा चुकी है, और काफ़ी बच्चे फिरोजाबाद में बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे एक पीड़ित परिवार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आप मुझे बताइए कि आपके परिवार के साथ क्या घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ पूरा मसला रहा और किस प्रकार के सिम्टम बच्चे को थे? अस्पताल लेके गए। अस्पताल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ना डॉक्टर थे, ना कोई। तो थोड़ी सी दवा दे दी और उसको बोल दिया कि ठीक हो जाएगा। फिर हमको उसको घर पे लेके आ गए। घर पे लेके आए, नाइट में उसकी दोबारा तबीयत खराब हुई। फिर हम उसको लेके गए तो वार्ड बॉय बोला कि यहाँ कोई बेड की व्यवस्था नहीं है, आप प्राइवेट दिखाइए। पहली बात तो गरीब परिवार से, दूसरी बात अपना अगर इतना ही अगर अपने पास बजट होता तो हम प्राइवेट पहले ही ले जाते। और फिर सरकारी अस्पताल खुले किस लिए हैं? इसीलिए खुले हैं कि मना कर दिया जाए कि बेड नहीं है या व्यवस्था नहीं है या डॉक्टर्स नहीं है, इसीलिए खुला है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ कोई बेड की व्यवस्था नहीं है। तो हम उसको लेके गए सिटी, हमारे आपको सरकारी अस्पताल से वापस कर दिया गया? हमें सरकारी अस्पताल से वापस कर दिया, यहाँ कोई बेड की व्यवस्था नहीं है। अब जो बच्चे को लक्षण किस तरह के थे? क्या बुखार का स्तर क्या था? क्या क्या समस्या बच्चे को फील हो रही थी? बच्चे को समस्या ये हो रही थी, उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, 103 बुखार था, और पूरा बदन उसका तप रहा था, जैसे कि मतलब मान लो कि, और ना तो उसका टेस्ट कराया, ना तो उसके कोई फंगस निकला, ना कुछ निकला। अब समस्या ये थी कि उसको पता ही नहीं चला कि मतलब इसको बीमारी क्या है। बच्चे की तबीयत अभी कैसी है? अब तो बच्चे की तबीयत, बच्चा तो 28 तारीख को खत्म हो गया रात में 1 बजे। ओह, आई एम सॉरी। ओहो, क्या कोरोना वगैरह का कोई टेस्ट हुआ था वहाँ पे? नहीं सर, कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ, किसी चीज का कोई टेस्ट नहीं हुआ। खून टेस्ट हुआ था केवल, उसमें ऐसी कोई प्लेट्स थी उसकी गिर चुकी थी। ओहो, आई एम सो और सॉरी। कोई टेस्ट नहीं हुआ। ओके। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अमित पुरी मेरे साथ मौजूद है। पुरी जी, आपने सुना आम आदमी की तकलीफ। मुझे लगता है कि आपको अपने स्वास्थ्य एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तत्काल प्रभाव से बेहद कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जहां गरीब आदमी को आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, उसके बच्चे की मौत हो जा रही है और सरकारी अस्पतालों से भगाया जा रहा है। ब्रजेश जी, मैं आपने जिस संवेदनशीलता के साथ विषय को रखा है
इसमें किसी इंद्रधनुष टीका, किसी रेट नीचे आने, किसी डेथ रेट के ऊपर मैं किसी पे कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मानवीय चीज़ें मानवीय स्तर पे ही संबोधित होनी चाहिए। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये जो भी प्रकरण है, चाहे वो एक व्यक्ति के साथ हो चाहे अनेक के साथ हो, इट विल बी टेकन इनटू टास्क वेरी सीरियसली। चीफ मिनिस्टर खुद एक मौके के ऊपर, घटना स्थल के ऊपर गए, फिरोजाबाद भी गए, मथुरा भी गए और 2-3 जगह। बट एक्शन क्या लिया? आप देखिए, पीड़ित परिवार तो आपके समक्ष बता रहे हैं। मैंने इनकी बात को सुना। मैं किसी सरकारी उपलब्धि, तर्क, विज्ञापन से मौत का कोई कंपनसेशन नहीं होता, इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से पहले एक इंसान हूँ और एक इंसान का बुनियादी फ़र्ज़ है कि उसकी आंख के पानी नहीं मरना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको इस परिवार से क्षमा याचना करनी चाहिए। निश्चित रूप से माफ़ी मांगी आप इनसे। मैं आपके कहने से पहले मेरे हाथ जुड़ चुके थे संवेदना के नाते भी, और जिसके परिवार में कोई बच्चा, कोई भी आदमी अगर गया हो, वह निश्चित रूप से बहुत दुखद है और उसके ऊपर कोई तर्क कुतर्क करना। ऑलराइट, जूही सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये किस प्रकार की समस्या है जो गोरखपुर से लेकर फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर हर जगह फैली हुई है। क्या सरकार नाकाम हो गई फिर से इस बुखार को हैंडल करने में? डॉक्टर एसएनएस यादव, डॉक्टर गुप्ता ने इसको संबोधित किया। इस तरह का बुखार पूर्वांचल और अन्य इलाकों में हर वर्ष आता है। सरकार की कठिनाई ये है कि सरकार आंकड़ों को मैनिपुलेट करती है, व्यवस्था को बदलना नहीं चाहती। इस तरह की बीमारी को प्राथमिक चिकित्सा बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो आपने सिम्टम्स बताए, टेस्ट जरूर हो, लेकिन जब गांव में ये बीमारी फैलती है और हर वर्ष इस मौसम में फैलती ही है, तो हम क्यों नहीं वो इंतजाम कर सकते? जब तक वो मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे पहुंचते हैं, तब तक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। संचारी रोग की बात आपने की। हमने पहले भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक विभत्स मंजर जब सरकार आई थी तो देखा था। तो सरकार से यह प्रश्न है कि केवल संवेदना तो अब नहीं चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? आपको हर वर्ष आपके अफसर आपको बताते हैं कि जेई का आप टीकाकरण पूरी तरह करवा चुके हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह ऐसा वायरस है जो अपना प्रारूप बदलता है। मैडम, ये मैं बीबीसी की रिपोर्ट लेकर बैठा हूँ। बीबीसी ऑनलाइन उनके वेब पोर्टल पर बीबीसी की मौजूद है और इन्होंने बहुत डिटेल कवरेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज की दी है। इस वक्त मेरे हाथ पे ये रिपोर्ट मौजूद है जो ये बताती है कि गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों में दिमागी बुखार की ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली हुई है और बीआरडी अस्पताल में इलाज के समुचित प्रबंध नहीं है और वहाँ मीडिया को रोका जा रहा है और वहाँ किसी को वीडियो या फिल्म या किसी से बात करने पर मनाही है। ब्रिजेश जी, यही तो एक दुखद स्थिति है कि सरकार मीडिया को रोककर चीजों को छुपाना चाहती है। हमारे बच्चे, फिरोजाबाद का आंकड़ा तो निकल कर आ गया, गोरखपुर का आंकड़ा, आप जो डेथ सर्टिफिकेट्स भी इशू कर रहे हैं, पैनल पे जिम्मेदार लोग हैं, आपके सीएमओ इशू करते हैं और उसमें आप कारण भी ये लिस्ट नहीं करते कि किस कारण से उन बच्चों की मौत हुई। तो इस तरह की जिम्मेदारी है। आप कह सकते लेकिन अभी तो ये बता रहे थे अमित पुरी जी की मुख्यमंत्री घटना स्थल पर होकर आए हैं। मुख्यमंत्री हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही घटनास्थल पर जाते हैं। पहले ना उनको कुछ पता रहता है ना वो कुछ करना चाहते हैं, और उनका क्षेत्र है, कम से कम वहां की वास्तविकता तो जान ले। वहां से सांसद रहे हैं कई बार संसद में, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जेई के बारे में मैंने बहुत व्यापक डिस्कशन लोगों से कहा। तो अब तो मुख्यमंत्री रहे हैं 4.5 साल। अच्छा, बीबीसी की रिपोर्ट में एक और जिक्र है कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस का नाम बदल दिया गया है, कुछ AIF कर दिया गया है जी, बुखार का ही नाम बदल दिया गया। ब्रिजेश जी, ये तो सभी को यहाँ पर, हाँ, डॉक्टर्स बैठे हैं। ये वायरस हमेशा म्यूटेट होता है, आपको प्रबंध करना पड़ेगा इसको रोकने का। आपको एम्बुलेंस। जी, मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। ब्रजेंद्र जी, स्वागत आपका। गोंडा जनपद के आप रहने वाले हैं, उस जिले में भी इस प्रकार की समस्या आई है। ये किस प्रकार की बीमारी, क्या हम इसे वाकई में दिमागी बुखार, डेंगू या वायरल फीवर माने, या हमें नहीं भूलना चाहिए कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है? हालांकि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। देखिए आदरणीय ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज 15 डिबेट चल रही है उत्तर प्रदेश में। आधी डिबेट है को एजुकेशन रोकने को लेकर के, किसी ने बयान दिया है, और आधी तालिबान पर है। नहीं, और आधी डिबेट है मुख्यमंत्री जी पूजा किए हैं जिंदगी में पहली बार,
वो बता रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री पूजा नहीं करता। अरे साहब, 24 करोड़ का हमारा उत्तर प्रदेश है। 3 बार लोगों ने सचेत किया है कि अगर तीसरी वेव में हमारे बच्चों के ऊपर ये स्थिति आ गई, और भी डॉक्टर नरेश टेहन जी को मैं सुन रहा था 3 दिन पहले, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें मानवता को बचाना। और ये क्या है, हमको इससे मतलब नहीं है। आपने तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुला के बैठाया हुआ है, लेकिन जिस तेजी से फैल रहा है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी वहाँ फिरोजाबाद गए थे, और जो वहाँ से हम लोगों को उन्होंने बताया जिस प्रकार लोग डरे हुए हैं, वो बहुत चिंता की बात है। और सरकार, अभी डॉक्टर यादव साहब कह रहे थे कि, और सब लगभग हर डॉक्टर ने यही कहा कि ये हर बरसात में आता है, तो आता है तो ये सरकार की हमारी जिम्मेदारी है मानवता बचाने के लिए। करेक्ट। लेकिन यहाँ तो इवेंट चल रहा है, कोई नाम, अभी सबसे ज़्यादा डिबेट तो मैं 3 डिबेट में ही किया एक हफ्ते में, कि वो फिरोजाबाद का नाम अगर चंद्रनगर कर दिया जाए तो शायद ये बुखार ही ना होता। तो सरकार का पूरा फोकस नाम बदलने, बीमारी का नाम बदलने, हमको आपको टार्चर करके हमारी आवाज़ बदलने, हमको बंद कर देने के बजाय, ईश्वर के लिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार अब जा रही है, अंतिम कार्यकाल है, तो ईश्वर के लिए इतने विशाल बहुमत से, इतने प्यार से हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तो टोना टोटका करने के बजाय मानवता बचाने के लिए कुछ करें, क्योंकि इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता उनको, कोई बहाना नहीं है। और 3 बार आप देख लीजिए, सीएमओ साहब भी है मेरे पास। जी। डॉक्टर साहब बैठे हैं, 3 बार जो हमारा ये कोरोना आया है, रूप बदल के ही आया है। करेक्ट, मैं सहमत तो हूं। हमें पूरा डॉक्टर यादव, सीएमओ साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर यादव, मैं आपसे समझना चाहता हूं, और आप बताइए कि किस प्रकार के लक्षण इस तरह की बीमारियों में प्रमुख तौर पर बच्चों को उभर के आते हैं। आपने संचारी रोगों की बात कही, लेकिन मैंने देखा कि इस महीने मई से लेकर अब तक तो संचारी माह का तो मुझे कोई अता पता नहीं दिख रहा, ना कोई ऐसे प्रयास दिख रहे हैं, जबकि ये सही वक्त होता है कि संचारी माह मनाया जाता है 3 महीने, और इसके लिए एनएचएम में प्रॉपर व्यवस्था है, और केंद्र की सरकार इसके लिए प्रॉपर बजट मुहैया कराती है। अगर मैं गलत हूं तो आप कहिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये सारी बीमारियां जो वेक्टर बॉर्न बीमारियां हैं, जिसमें हमने गिनाया कि जापानी एन्केफेलाइटिस से लेकर के ये जो कोरोना का तो हम नहीं कह सकते, दूसरे तरीके से फैलता है, लेकिन जो जापानी एन्केफेलाइटिस है, आपका मलेरिया है, फाइलेरिया है, और वाटर बॉर्न में टाइफाइड है जो आजकल ये हो रहा है, ये सारी बीमारियों को रोका जा सकता है जिस वातावरण में हम, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर हम उस इन्वायरमेंट को सुधार लें। डॉक्टर प्याली ने जो बताया है कि स्टफ टाइफस, वो भी एक फैलता है आजकल, वो भी ज्यादातर रोडेंट्स और कीड़े से, जो मक्खियां होती है उनके काटने से होता है। और हमारा अगर स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ पीने का पानी है, और अच्छी डाइट बच्चों को दिया जाए, इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, तो इन बीमारियों को रोका जा सकता है। मेन चीज ये है कि हम अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, ये मंत्र अगर हम याद करें वैक्सीनेशन के साथ साथ, तो इनको हमें पहले क्या जांच करने की जरूरत, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार आ रहा है और ये सभी लक्षण है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या जांच होनी चाहिए? तो आप इस समय कोविड-19 की जांच कराइए। आरटी-पीसीआर से आप जो है जापानी एन्केफेलाइटिस का और माइक्रोस्कोपिक से मलेरिया वगैरह का इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी इसके अवेलेबल है। हर जो जिलों का नाम लिया, सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, लैब स्थापित हो चुकी है। बस जागरूकता फैलाने की और स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव करने की। मैं नहीं कहता कि पब्लिक जागरूक हो जाएगी, जैसा कहीं फिरोजाबाद ने बताया कि डॉक्टर ने लौटा दिया, हम लौटाए नहीं। हम में संवेदनशीलता, हम चिकित्सकों में और सारे पैरामेडिकल कर्मियों में जब संवेदनशीलता होगी, तभी हम उनको बुला करके उनकी प्रॉपर जांच करेंगे और एक एक बीमारी को रूल आउट करेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि 2-4 गोलियां देने से मात्र ठीक हो जाती हैं और उनका इलाज होगा। मैं डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी, डिबेट में आने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से बात की जिनके बच्चों को या तो अस्पताल में भर्ती हैं या उनके परिजन या बच्चों की मृत्यु हुई। अधिकांश की शिकायत है तेज बुखार, डिहाइड्रेशन, प्लेटलेट्स का गिरना, ऑक्सीजन की कमी होना और वोमिटिंग टेंडेंसी बहुत अधिक होना, ये लक्षण पाए गए हैं प्रमुख रूप से। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं?
देखिए, अगर हम देखें, ये ना कॉमन सिम्टम्स हैं, सारे सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। जी। ये कोविड में भी हो सकते हैं, ये टाइफाइड में भी हो सकते हैं, ये डेंगू में भी हो सकते हैं, ये लेप्टोस्पायरा में भी हो सकते हैं, ये स्क्रब टाइफस में भी हो सकते हैं। तो हमारा काम बनता है एज डॉक्टर्स कि इनकी जांच करके देखें। पर देखिए, असुविधा कहाँ हो रही है कि बच्चे 10-10 दिन बाद आ रहे हैं। पहले 2 दिन 3 दिन तो घर ही पे बैठे रह रहे हैं कि ठीक है, फ्लू है, ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि सीएमओ साहब कह रहे हैं, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस आप पेरेंट्स को essential क्या होता है सजेशन इनमें। देना अगर चाहेंगी कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो उसे तत्काल क्या करना चाहिए? उसे तत्काल एक तो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। कई लोगों को मैंने देखा है, वो आइबुजेसिक सब कुछ खिला करके, कोई एंटीबायोटिक खिला करके तब आते हैं, वेट करते रहते हैं। ऐसे सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फार्मेसी में जाके दवा ले ली, खिला दिया, ये सबसे बुरा होगा बच्चे के लिए। वो तत्काल किसी डॉक्टर के मैडम, बहुत से संपर्क माता में पिता आएं ऑनलाइन और अपना एक सोशल दिन मीडिया पर दवा मुझसे लेके- सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। जी, बहुत से बताएं। अभिभावक माता पिता डरे हुए हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, जो कुछ भी इस दिनों ये रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। आप एज ए स्पेशलिस्ट क्या बिल्कुल, सजेस्ट करती हैं? बिल्कुल, बच्चों I को understand. स्कूल भेजा जाना चाहिए अथवा नहीं? बिल्कुल। अब जो है, आप अगर बैलेंस करेंगे तो ये देखेंगे कि बच्चों को एडवर्स इफेक्ट्स स्कूल ना जाने के वो ज़्यादा हो रहे हैं। और जैसा कि हम सब ने देखा है, छोटे बच्चों में इसका इफेक्ट कोरोना का बहुत कम होता है। तो हम अगर बड़ों को सबको वैक्सीनेट कर देते हैं स्कूल के माहौल में, जी। तो उनके लिए वो एक शील्ड सा बन जाता है बच्चों को। तो फिर तब बच्चे स्कूल से नहीं लेके आएंगे। और अगर बच्चों को होता भी है तो ये बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उनको हॉस्पिटलाइज थैंक यू होना मैडम, पड़ता बहुत है। शुक्रिया आपका। डिबेट में हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेन जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, ये किस प्रकार की बीमारी है जो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ये बुखार जो गोरखपुर से लेकर फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, इन सब जनपदों में फैला हुआ है, ये क्या है? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? देखिए, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती है, दूसरी आफत आ जा रही है। ये इस देश के लिए कोई अभिशाप है, हमारे बच्चों के लिए या हमारे समाज के लिए। इस तरह से रहस्यमय बीमारियां शुरू हो जा रही हैं। फिरोजाबाद समेत 6 ज़िले करीब प्रभावित हैं इस रहस्यमय बीमारी से। पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस का कहर है, जैपनीज़ का, उसमें करीब 16 ज़िले आते हैं। सरकारी तंत्र के पास जैसे पहले था वैसे आज है। भाई, हमने कई मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में खोल दिए, लेकिन अभी हमने सुना कि जो इनके घर का बच्चा मरा, वो गए थे एडमिशन कराने तो वहाँ पर एडमिट नहीं हुआ, बेडे नहीं मिला। तो सब कुछ प्राइवेट के भरोसे है। और जिस प्रदेश में वार्ड बॉय और प्रशिक्षित लोग इलाज करते हो, वहाँ पर लोगों की जान कब चली जाएगी इसका कोई गारंटी तो ले नहीं सकता। सरकार कहती है कि हम वेक्टर जनित रोगों के लिए संचारी रोग अभियान के तहत तमाम सारे कोशिश करते हैं, अभियान चलाते हैं। जुलाई में चला, अगस्त में चला, अब सितंबर में तीसरा चलेगा। चल रहा है तो जा कहाँ रहा है। कोरोना में भी घर घर दवाई पहुंचाने के वादे थे, वो पूरे नहीं हुए। देखिए, हम आप जो सब लोग जिंदा हैं इस उम्मीद पर कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगी, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मजबूत होकर समाज में अपना योगदान देंगे। लेकिन उनके जीवन पर जिस तरह से खतरा और संकट चल रहा है, एक माँ बाप को कितना दर्द और तकलीफ देता होगा। एक गरीब आदमी के पास जो प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, उसके सामने अगर वो बच्चा दम तोड़ रहा है पैसे के इलाज के अभाव में, तो उस माँ बाप का तो जीवन पत्थर की तरह हो गया। वो पूरी ज़िंदगी रो रो के जिएंगे। और आज बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन ये डॉक्टरों का जो पेशा है वो लोगों के दुखों पर ही चलता है। जितना लोग दुखी होंगे, बीमार होंगे, उतना इनकी कमाई होगी। और ये बेदर्दी से लूटते हैं। ये उत्तर प्रदेश में देखा गया, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ी तो नकली इंजेक्शन और पानी भर भर के इन्होंने 50,000 80 हज़ार में लोगों ने बेचा। तमाम सारी घटनाएं खुली। तो जब समाज पे विपत्ति आती है, आपदा आती है,
तो वहाँ पर कुछ लोग पैसा भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के भरोसे जीने वाले लोग हैं। सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसके बावजूद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। अब ये दर्द कोई सरकार को आप कितना दोष देंगे? एक मुख्यमंत्री मंत्री रात दिन अस्पताल में डटा तो रहेगा नहीं। ये डॉक्टर या वार्ड बॉय या इन पर कितनी निगरानी आप करेंगे? पूरी व्यवस्था में जब हर तरफ खोट है, समस्या है, तो उससे निपटना आसान नहीं है। आप राजधानी लखनऊ में अगर 12 बजे आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? ट्रामा सेंटर के अलावा लखनऊ में बता दीजिए कोई अस्पताल आपको इलाज दे दे। और या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए जिनकी फीस लाखों में है। बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेदांता है, अपोलो है और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। प्राइवेट में जिनके पास पैसा है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप पीजीआई में किसी का इलाज करा सकते हैं? मंत्री का सिफारिश हो तो पीजीआई में भले आपका इलाज हो जाए। केजीएमसी है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, नाम बहुत बड़े हैं, इलाज होता भी ऐसा नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि नाम बड़े दर्शन थोड़े। फिरोजाबाद चर्चा में इसलिए आया कि वहाँ बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मथुरा, कासगंज, मैनपुरी, आगरा, एटा ये भी प्रभावित हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, गोंडा तमाम जगहों तक जापानीज इंसेफ्लाइटिस का प्रभाव है। अब देखिए मुख्यमंत्री का वो जिला है, सरकार पूरी ताकत लगाकर वहाँ पर लड़ सकती है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो रोग फैल रहा है और ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं तो नहीं, मैं तो कहता हूँ मीडिया को अलाउ करिए, मीडिया तो वहाँ जाए, कम से कम पता तो चले कि क्या हालात हैं। मीडिया को यूँ नहीं रोका जाना चाहिए किसी हॉस्पिटल की विजिट करने से। देखिए ये लोग दुहाई खाली देते हैं लोकतंत्र की, लेकिन विश्वास इनको पुलिस की लाठी में ज़्यादा है और उसी से हाँकना चाह रहे हैं। आप कोई चीज़ समाज में आएगी अच्छा या बुरा, उसको फेस करना पड़ेगा। सरकारी तंत्र में जब चीज़ें उजागर होंगी तभी उनको सही करने का मौका भी मिलेगा। और अगर अधिकारियों की नाकामियों पर पर्दा डाला जाएगा तो उसका परिणाम, उसका खामियाजा जनता भोगेंगे, गरीब लोग भोगेंगे। हम कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। उसकी चेतावनी है कि सितंबर और अक्टूबर में वो आएगी और इस बीच ये बुखार हम सबको अंदर से हिलाए हुए है। स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि अपने बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजेंगे। कुछ लोग भेज रहे हैं। आप एक उम्र के बाद क्या आप दोबारा बच्चा पैदा कर लेंगे जब बच्चा नहीं रहेगा? और जो बच्चा चला जाएगा उसकी पीड़ा पूरी ज़िंदगी आप कितना झेलेंगे? जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहते उनके माँ बाप से उस दर्द को, शास्त्रों में भी लिखा है कि संतान हानि से बड़ा व्यक्ति के जीवन में कोई भी दर्द नहीं हो सकता। अब हम लोग हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म जो भी हो सब जानते होंगे, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया अपनी औलाद को खोने से बड़ा गम कोई दुनिया में है ही नहीं। और अगर वो आपकी आंखों के सामने इस तरह से मर रहा है तो वो माँ बाप जिंदा लाश हैं और ये व्यवस्था को वो कोसने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जी चलिए हम कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि ये बीमारी जल्दी जाए, जिसमें प्लेटलेट कम हो जा रही है। 2-2 हफ्ते बुखार आता है, पहले वायरल फीवर 4-5 दिन में उतर जाता था, ये 2-2 हफ्ते 10-10, 15-15, 20-20 दिन चल रहा है। जब तक हम समझते हैं, लोग कहते हैं तुरंत अस्पताल जाइए, लेकिन अस्पताल जहां सरकारी जा रहे हैं वहां आपने परिणाम सुना तो कैसे जाएं? एक गरीब आदमी कच्ची रोटी खा रहा हो, जिसके दाल में खाली पानी हो, वो शहर जाकर डॉक्टर की फीस सुनकर लौट आता है, वो अपने बच्चे का, अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाता, उसके पास इतना पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप कहते हो कि तुरंत इलाज कराओ, तो आप अपना देखो कि करोड़ों रुपए लगा के नर्सिंग होम खोलने वालों, किन गरीबों को, कुछ 1-2 लोगों, 4 लोगों का तो निःशुल्क इलाज करो। सरकार कुछ व्यवस्था बनाए कि एक मरीज से अधिकतम कितना रुपया वसूला जाएगा, और पैसा नहीं दे पाएगा तो उसकी लाश नहीं दी जाएगी। इस व्यवस्था पर कब रोक लगेगी? एक आदमी के जीवन पर कितना रुपया खर्च हो सकता है? अनलिमिटेड, पूरे जीवन की कमाई जा सकती है, खेत बिक सकता है, घर बिक सकता है।
आदमी बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएगा एक आदमी को इलाज कराने में। हम उस दौर में हैं जहां संवेदनाओं पर धनबल हावी है, पैसा हावी है। मैं किसी एक डॉक्टर के लिए नहीं कह रहा हूं, ये समाज में सबको सोचना पड़ेगा। न्यायाधीश न्याय करता है, निष्पक्षता से करता है, दुनिया ये उम्मीद करती है। डॉक्टर को भगवान मांगा गया है, लेकिन वो लूट मार करने लगेगा तो ये व्यवस्था पर सवाल उठेगा। बहरहाल बातें संवेदनशील हैं, लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, हो सकता है। जी। आज हम इस आफत में फंसे हैं, मुसीबत में हमारा समाज है। एक जाता है, दूसरा बीमारी आ जाती है, कैसे निपटे कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों को घर में कितना बंद रखें, स्कूल खोल दिया गया है, कहाँ भेजें, कहाँ ले जाएं, कब तक उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट रहा है। आज डिबेट चल रही है, बहुत सारे प्रवचन देने वाले लोग मिलते हैं, बहुत सारे राय देते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तो उसी के तहत इसको भी सुन लीजिएगा जी कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, और जो कोरोना की मुसीबत से बच गए थे अब उन्हें इस नई आफत ने मार डाला। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से गरीब आदमी की, आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर DK गुप्ता का मैं रुख करता हूँ, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लक्षण कुछ अलग हैं, फिरोजाबाद में जो पेशेंट हैं उनके लक्षण अलग हैं, मथुरा के जो पेशेंट हैं उनके लक्षण अलग हैं। ये दिमागी बुखार क्या सिर्फ पूर्वांचल में है, या फिर डेंगू मलेरिया या कुछ और? ये किस तरह की समस्या है कि फिरोजाबाद में सिम्टम्स कुछ और हैं बच्चों को, लखनऊ में कुछ और है, कानपुर में कुछ और है, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, जौनपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, इधर कुछ और है? देखिए, जैसे मैंने बताया, इस मौसमी सीजन में कई सारी वायरल इलनेस होती हैं और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं जो मॉस्किटो या मच्छर द्वारा फैलती है, चाहे उसमें डेंगू हो या चिकनगुनिया हो या स्क्रब टाइफस हो, ऐसे मलेरिया हो। इसके अलावा बहुत सारी जो फीकोर और लूट से बीमारियाँ फैलती हैं जो गंदे पानी से है या गंदे खान पान से, जैसे टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। तो इन सब के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। इवन हम डेंगू की भी बात करते हैं तो डेंगू में भी 4 सीरोटाइप मैंने बताया, चारों सीरोटाइप के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे को कौन सा सीरोटाइप से हुआ, उसकी अपनी इनेट इम्यूनिटी क्या है, उसकी अपनी बॉडी प्रोफाइल क्या है, उसके अंदर क्या रोग से लड़ने की क्षमता क्या है, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए कौन सा वायरस है, कौन सा सीरोटाइप है, किस एरिया में कौन सा नहीं, मैं कहता हूं कि अगर कोई समस्या है, अगर हम जांच हम राज्य स्तर पर इसकी जांच नहीं कर सकते तो हम ये बच्चों के सैंपल ICMR भेज दें, वो जांच कर लें, पता तो चले प्रॉब्लम क्या है। नहीं, बिल्कुल जो प्रोसेस यही होती है जो आप बता रहे हो कि जो भी बच्चे बीमार होते हैं, अगर ऐसी कोई कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती है, ये तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसके सैंपल्स जो हैं हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजने पड़ते हैं, CMO ऑफिस में भेजने पड़ते हैं, रिपोर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ से कुछ सैंपल्स जो है स्टेट लैब में भेजे जाते हैं और कुछ नेशनल लैब्स में भेजे जाते हैं। तो ये प्रोसेस बना हुआ, उसका पालन होता है। बट अभी करंट जो है हमें प्रिवेंशन पर बात करनी चाहिए कि हमको पता है कि इस वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है। कोविड की तो वैक्सीन भी आ गई है, डेंगू का कोई वैक्सीन अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। एक आध वैक्सीन को अप्रूवल मिला था WHO से, वो भी अच्छे से सर्कुलेट वैक्सीन नहीं हो पाई है 2015 और 2017 में। अभी जो है सिर्फ हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो कैसे कि मच्छरों से बच के, कि घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, घर में कूलर हैं, गमले हैं, उनमें पानी को साफ करते रहें हर हफ्ते, घर से बाहर निकलते समय पूरे फुल आस्तीन के कपड़े पहन के निकलें, घर में मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें, इसके अलावा मच्छरदानी का यूज़ करें। अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करें। खासकर मैं फिर बोलना चाहूँगा, हमारे देश में डॉक्टरों की डेफिनेटली कमी है, लेकिन फिर भी हमें बच्चों का हित सर्वोपरि देखना है। तो अगर झोला छाप डॉक्टर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि चूंकि मैं बता रहा हूँ इसमें दिक्कत क्या है कि इन बच्चों में जब बुखार आता है तो हमारे यहाँ जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि आइबुजेसिक प्लस है, कॉम्बिफ्लिम है, ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। तो NSAID जो होते हैं, नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए डेंगू में, क्योंकि ये अंदर जाके हमारे ब्लड को और पतला कर देते हैं, मतलब प्लेटलेट और कम कर देते हैं। उसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी, मतलब रक्त का स्राव, चाहे वॉमिटिंग के थ्रू हो चाहे मल में हो, वो बढ़ सकता है। मतलब डेंगू फीवर जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है एजुकेशन की कमी है, जो सामुदायिक लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आपको, हमको, सबको मिलकर। शुक्रिया। हमने डिबेट भी इसीलिए आयोजित की है, तो तमाम लोगों को लगता है कि हमें कोरोना पे या हिंदू मुसलमान पे डिबेट करनी चाहिए थी,
लेकिन मुझे अपने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ भाई बहनों की चिंता है, उनके बच्चों की चिंता, इसलिए आप सब बड़े डॉक्टरों को, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को मैंने आमंत्रित किया है ताकि हम बच्चों का जीवन तो बचा सकें। ये डिबेट्स तो आती जाती रहेंगी, ज़रूरी है कि जीवन बचे। मैं आपको फिरोजाबाद ले चलता हूँ, वहाँ से वो सज्जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे इस घटना की विभीषिका जो उनके परिवार ने झेली है, जो फिरोजाबाद में मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो से फिरोजाबाद के। भाई साहब, आप बताइए कि सिर्फ आपके परिवार के साथ ये घटना हुई या जिस मोहल्ले में रहते हैं आप, वहाँ और भी बच्चों को इस प्रकार के लक्षण, ऐसे बुखार आए? मेरे मोहल्ले में वार्ड नंबर 20 फिरोजाबाद सुदामा नगर में रहता हूँ मैं। वहाँ एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 17-18 बच्चों की मौत हो चुकी है। माय गॉड। और आज भी सुबह, आज 8 बजे करीब एक बच्ची 8 साल की थी, उसकी भी सुबह दर्दनाक मौत हो गई। केवल दो दिन बुखार आया है और आज सुबह फिर उसकी मौत हो गई। प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग आपके मोहल्ले में आए? दर्दनाक मौतें हो रही कोई हैं। साफ सफाई या कोई आप लोगों को दवा, कोई निर्देश देकर गए? कल मुख्यमंत्री जी हमारे सुदामा नगर में आए थे। वहाँ जब वो आए थे तब तो सारी साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं थीं। जब वो चले गए और आज ना कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ना कोई स्वास्थ्य विभाग का आदमी है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं। कल 4 बार, एक बार में 4 बार दवाई लगी, नालियों में गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज ना तो एक भी बार सुबह आए, सुबह से अभी तक ना कोई आया, ना दवाई छिड़की, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो ये फिरोजाबाद के कितने मोहल्लों में ये बीमारी फैली हुई है? और फिरोजाबाद के ऐलान नगर है, सुदामा नगर है, कृष्णा नगर है, सत्य नगर है, इंदुपुरी है, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ बीमारी अपना पैर पसारते जा रही है। क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ये बच्चे भर्ती हैं या निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में भी हैं? पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया कि निजी अस्पताल में अगर गरीब व्यक्ति जाता है तो वहाँ पहले ही भगा दिया जाता है कि यहाँ बेड खाली नहीं है। जी, तो वो क्या करे? जी, वो अपना बच्चा है जी, वो अपना बच्चा है भाई, कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई व्यवस्था करेगा, निजी अस्पताल जाएगा, स्वास्थ्य किसी के पास जाएगा, पैसे नहीं है तो किसी से लेगा। बहुत सारी बातें हैं, नहीं है व्यक्ति के पास 200-300 रुपए की फिरोजाबाद में व्यक्ति आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर कुछ खास नहीं कर रहा? फिरोजाबाद में कोई बेहतर पहल या बेहतर व्यवस्था नहीं की गई? कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की। जब पहले कल मुख्यमंत्री आए सारी व्यवस्थाएं थी और उसके बाद कल टेस्ट भी करे गए थे, ब्लड टेस्ट, उसकी ना तो अभी तक कोई रिपोर्ट आई, ना किसी का कोई। जी, थैंक यू, आप जुड़े रहिएगा। मैं रूलिंग पार्टी के लीडर हैं अमित पुरी जी, उनके पास चलता हूं। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तब इनको दवा भी मिलती है, सफाई भी हो जाती है, ब्लड टेस्ट भी हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही इनकी ज़िंदगी वापस उसी ढर्रे पे लौट जाती है जो ये दर्द और परेशानी और ये नरक जो भोग रहे हैं बेचारे गरीब लोग, आम आदमी, हमारे उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ मेरे भाई बहन। ब्रजेश जी, मैं किसी के काउंटर नैरेटिव पे नहीं हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स रख देता हूँ। श्री मनीष असीजा जो लोकल वहाँ से सदर से विधायक हैं, पिछले 8 से 10 दिन कंटिन्यूअस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगातार मोबाइल हैं, फॉगिंग टीम्स को लेकर के मोबाइल हैं। और मैं फैक्चुअल बात करता हूं, आप जानते हैं मैं कोई हाई साउंडिंग बात नहीं करता। 3 से 4 मोहल्ले जो हैं जिसमें सुदामा नगर सब सर्वाधिक। विधायक इज नॉट एक्सपर्ट। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पहले आप सुन ले। विधायक इज नॉट हेल्थ डिपार्टमेंट, आपने विधायक इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। यू आर फ्री टू मेक योर ओपिनियन। आपके पास एक पीड़ित व्यक्ति जिसके परिवार का बच्चा जिसकी दुखद मृत्यु हुई है, ठीक, आप कह लीजिए, उसको आप ये बता रहे हैं कि विधायक घूम रहे हैं 8-10 दिन में, कैसी बातें करते हैं? फ्री टू मेक योर ओपिनियन। थोड़ी संवेदनशीलता। मैं संवेदनशीलता के साथ ही बात रख रहा हूं, अब आप सुन ले। सुदामा नगर को छोड़कर 3 और मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें इन डिजीज की जो 32 बच्चों की मौत का आंकड़ा है वो सत्य के निकट है और सत्य भी है, वो उनसे प्रभावित संख्या। और 3 से 4 मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें वो अभी
पैर फैलाने की संभावना। हमारे पास जो रिपोर्ट है 50 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। 32 बच्चों की डेथ हुई, 50 से 8 तक की बुजुर्ग मृत्यु हो थे, चुकी है। 40 लोग वो हैं, और मथुरा, कासगंज, मैनपुरी और और एटा अब तो मुझे मिलाकर लगता के है कि 10 इसकी लोग। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता है कि अब आंकड़े छिपाने का नहीं, मैं आंकड़े खेल नहीं शुरू छिपा हो। रहा। जो बीबीसी की रिपोर्ट आप रखे हैं हुजूरे वाला, वही बीबीसी की रिपोर्ट मैं भी रखे बैठा हूं। नहीं, मैं तो केवल सुन- गोरखपुर की रिपोर्ट नहीं, लाया नहीं, हूं। गोरखपुर की रिपोर्ट भी आपको बता रहा हूं, मैं अलग से भी और रखे उसमें हूं। कहा गया है, और एक डॉक्टर के हवाले से मैं पढ़ के सुना रहा हाँ, हूं। पढ़ दे, उसी पढ़ दे। बीबीसी की आप पढ़े, जिसका आप पढ़े। अभी हवाला दे रहे हैं। जी, कि पढ़े, गोरखपुर मेरे के पास भी है। डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर ये बात कही है कि आंकड़ों को दबाने और कम दिखाने की हर संभव कोशिश हो रही है। ये रिपोर्ट है जो बीबीसी की आप हवाला दे रहे हैं, वही बीबीसी किसी कह एक रहा है। व्यक्ति ने अगर कोई बात कह दी तो आप जैसे कह रहे हैं कोरोना है या नहीं है, वह अटल सत्य है, ये मैं नहीं स्वीकार करता। मैंने तो कहा मेरे पास प्रमाण नहीं है इस बात का। एक होता मिनट, तो डंके की वो चोट डॉक्टर पर साहब आपके अटल सामने खड़े सत्य होकर बोल आपको रहे हैं। मजबूर कर देता ऐसा ये मानने नहीं के है, लिए। ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं मेरे पास प्रमाण है क्योंकि लेबोरेटरी मेरे पास नहीं है भाई, अब आपके पास है वो। आगरा, अलीगढ़ और तमाम तर जनपदों की लेबोरेटरीज इसके साथ सैंपल्स के लिए लगाई गई हैं। 2018 के बाद जेई ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, 2018 के बाद ये बता JEE रही कि 2019 से आपने आईसीएमआर को कोई सैंपल नहीं भेजा जापानीज इंसेफेलाइटिस का, कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, दर्शक को सुनाई जिसका नहीं आप देता। बीबीसी बता रहे हैं। बिल्कुल सुन ले, मैं नहीं बता रहा, आपने Yes, please बताना go शुरू ahead. किया तो मैं बता पूरी रहा जी इरिटेट मत होइए। नहीं, मैं बहुत नॉर्मल कोर्स में बात कर रहा हूं। 2018 के बाद एक नया म्यूटेंट आया और डिजीज का नाम एक्यूट फाइब्रल इलनेस के नाम से ये एक्सपर्ट्स ने रखा, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन यहां जो मैं कांग्रेस की अब जो बीमारी ज्यादा फैले आप उसका नाम बदल दो, अब कोरोना का नाम बदल के ये मोरोना रख दो ये और कह दो कोरोना के तो पेशेंट ही कम हो गए हैं। आपने कहा ब्रजेश जी आपकी हर बात शर्माते, अब जरा आप सुन तो ले। यहां मानवता से लेकर के और समाजवादी पार्टी को मौत के ऊपर मुख्यमंत्री का जाना दिख रहा था जी। 2864 डेथ हुई थी 2017 के पहले जब हम यूपी में आए थे गोरखपुर के अंदर जी। पीडियाट्रिक नाम का वार्ड नहीं था, पीडियाट्रिक फैसिलिटी नहीं थी। अरे दुखती हुई रख पे हाथ रखा है मालूम है नहीं सर, हमें पूरा तो था। 17 मौतें जो इस आपको साल कुछ हुई पता नहीं रहा है, उनका भी पता दर्द नहीं है। पता कर लीजिए। नहीं सर, इस पर मैं लड़ूंगी 2864 मौतें जिनके राज्य में हुई डेंगू को लेकर के डीके उपाध्याय, ऑनरेबल डीके उपाध्याय, सिटिंग जज ऑफ द ऑल राइट, एक सेकंड पुरी जी, समाजवादी आपकी बात हो गई। मैं चाहता हूं जूही सिंह अपनी बात रखें। जूही सिंह मैडम गो अहेड, थैंक यू, शुक्रिया पुरी साहब। पुरी जी, डीके उपाध्याय आपका टाइम ओवर प्लीज। कांग्रेस ओके जूही सिंह जी गो अहेड। 27 साल ओके सिर्फ जूही सिंह जी बोलेंगी। थैंक यू शुक्रिया। जूही सिंह जी गो अहेड प्लीज। इस पूरी स्थिति पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। थैंक यू पुरी जी। फैक्ट्स हैं मेरे पास। ओके शुक्रिया, एक एक चीज के फैक्ट। थैंक यू। जूही सिंह जी गो अहेड प्लीज। डेंगू को कंट्रोल नहीं कर पाए, 356 हाईकोर्ट ब्रिजेश, पूर्वांचल में ये बुखार आता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस फैलती है, प्राथमिक आपके स्वास्थ्य केंद्र इक्विप्ड नहीं है, अच्छा खासा एक वार्ड था और भारतीय जनता पार्टी ने ये अनाउंस किया था जब वो विभत्स मंजर था ऑक्सीजन के बिना। नो प्लीज पूरी साहब, ये गलत बात है। आपके बीच में मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, सिर्फ जूही सिंह बोलेंगी। आज वो सिचुएशन नहीं है। बोलने दीजिए, आप बोले नहीं, बोलिए आप, बोलिए आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा था जूही सिंह जी बोलिए आप। नो थैंक यू पुरी जी। जूही जी बोलिए। ब्रिजेश जी, सरकार को थोड़ा सा संजीदगी और गंभीरता से लोगों की बात सुननी चाहिए। यहाँ चिल्लाकर आप आंकड़े नहीं बदल सकते हैं। आपने सीएमओ को इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि कोई भी मौत अगर होती है तो पहले सीएमओ के पास जाते हैं और वो जारी करेंगे डेथ सर्टिफिकेट। ये आंकड़े छुपाना नहीं हुआ, वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना हुआ तो और क्या हुआ? गोरखपुर में, देवरिया में, बांसगांव में, बहराइच में नहीं, संवेदनशीलता दिखाइए पुरी जी। पुरी जी ये असंवेदनशील बयान है, प्लीज। नहीं बोलूंगी पुरी जी, ये असंवेदनशील बयान है। कॉज ऑफ डेथ मेडिकल। पुरी जी ये असंवेदनशील आपका तरीका है। पार्टी तय करेगी। नहीं, ये असंवेदनशील तरीका है, आप बोलिए। ओके जूही जी प्लीज गो अहेड, आपके पास अभी 30 सेकंड बाकी है। थैंक यू पुरी जी, शुक्रिया। जूही जी बोलेंगी 30 सेकंड। ब्रजेश जी, बच्चों जिनकी अभी लंबी जिंदगी होनी थी, हमारे भविष्य थे, उनको अभी नहीं मर जाना चाहिए था और ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। सबसे गंभीर मुद्दा यह है क्योंकि इनकी दुर्व्यवस्था के कारण और इनकी वास्तविकता से मुंह मोड़ने के कारण और मुख्यमंत्री का थैंक यू योगी जी सुनने का जो एक मर्ज उनको लग गया है, इसके कारण उत्तर प्रदेश की आज दशा है। जेई के बारे में आप बात करेंगे, हमें बताइए कि आपने क्या प्रबंध किए। इंसेफ्लाइटिस बार बार हम कह रहे हैं कि वो म्यूटेट होता है, कोरोना की दुर्व्यवस्था
व्यवस्था के बारे में आज बात नहीं करें। थैंक यू तो मैडम, अच्छा है। शुक्रिया बच्चों की शुक्रिया मौत आपका हुई है फिरोजाबाद में, और आप बताएं कि हमारे आपको दिया गया एमएलए समय घूम रहे हैं। आपका दिया गया समय पूरा हो गया। ब्रजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेंद्र जी, क्या वाकई में आंकड़ों को दबाने और मैनेजमेंट का कोई खेल चल रहा है इस मामले में भी? देखिए, जिस बीबीसी का ये हवाला दे रहे हैं वही बीबीसी कह रहा है। आदरणीय ये रिपोर्ट तो इनके गले पड़ गई। आदरणीय ब्रजेश जी, मैं सबसे कम सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि सेकंड कोरोना में मेरे परिवार के 4 लोगों को मैंने खोया। ओह माय गॉड। मेरी चाची, मेरे दादा, मेरे जीजा और चाची को, दादा को छोड़कर दोनों हमसे छोटे उम्र के थे। तो ये सरकार केवल इवेंट करती है। और दिनकर जी की एक लाइन है कि हे ईश्वर, तेरी करुणा और कीड़ा का कोई जवाब नहीं, तू मलहम हमेशा वहाँ लगाता है जहाँ कोई घाव नहीं। आदरणीय पुरी जी तर्क दे रहे हैं, बहुत तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं सीखा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कुछ नहीं है। आदरणीय यादव जी कह रहे हैं सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज, आप गोंडा जाइए, एक बात देखिए ना कि हमारे चाची को डॉक्टर ने कहा 2 घंटे में एक्सपायर कर गई। हमारा भाई IAS है, उसने दिल्ली से फ़ोन किया, DM साहब वहाँ जाकर खड़े हुए। जैसे DM साहब गए, डॉक्टर ने कहा यहाँ कुछ भैया है नहीं, आप इनको लखनऊ लेकर जाइए, और 1 घंटा में एक्सपायर कर गई। कुछ नहीं है, खाली इवेंट है। आप टीवी और विज्ञापन से जो सरकार चीजें दिखा रही है, मैं तो बहुत दुखी हूं कि जो बच्चों को शुरू हुआ है, कहीं ये सेकंड वेव के तरीके से लखनऊ और दूसरी जगह पर न फैल जाए। हमें सावधान तो रहने की जरूरत है। शायद बहुत मुश्किल दौर होगा हमारे लिए, बहुत पीड़ा का दौर होगा। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब अपना बहुत मूल्यवान समय इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए निकाल कर आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों का ध्यान रखें और एक्सपर्ट्स ने जो ओपिनियन दी है, जो सलाह दी है, कृपया उसका पालन जरूर करें। ये आपके बच्चों के लिए और आपके हित में है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये हित में है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।